अरे वही मैं सोच रहा था कि यार बहुत टाइम हो गया ट्रिपल एच ने वो वाली गोली नहीं खाई, लेकिन मेरे सोचते सोचते ही आज का स्मैकडाउन का शो आया और बस फिर ओके। हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे हर बार की तरह सैटरडे को स्मैकडाउन के शो के बारे में, और आज तो मेरे पास बातें करने के लिए बहुत कुछ है हर एक सेगमेंट के अंदर, क्योंकि काफी चीजें उलट पुलट अटपटी और कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में भी गई हैं, और भाई एक तो बड़ी क्रेजी चीज भी हमको पता चली है, तो सब कुछ डिस्कस होगा भाई। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग में उसमें हमको दिख गया था कि ड्रू मैकिंटायर ने डेमन प्रीस्ट के ऊपर स्मैकडाउन पर ही अटैक कर दिया है, और अभी तो ड्रू मैकिंटायर के बारे में आएंगे अच्छे से, चलो उसी समय बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन शो को किक ऑफ किया हमारे वाइपर रैंडी ओटन ने। रैंडी ओटन आते हैं, उनको बहुत तगड़ा वाला रिएक्शन मिला है। बहुत टाइम तक तो उन्होंने माइक से कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ उस एनर्जी को, वो क्राउड जो उनको पसंद कर रहा था उसको फील कर रहे थे, और वो देख के अच्छा लग रहा था कि रैंडी ओटन जो है वापस से सही में अब आ चुके हैं, क्योंकि इतना कुछ भसड़ मची रैंडी ओटन के आने के बाद कि उनके ऊपर ज्यादा नजर गई नहीं थी। अब रैंडी ओटन यहाँ पे आते हैं, और अगर आप रैंडी ओटन को नोटिस करोगे तो भाई उनकी जो फिजिक है वो अभी भी बल्क तो है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने कट किया है, तो आपको जो शेप है, जो डेफिनेशन है, वो थोड़ी सी बेटर दिख जाएगी रैंडी ओटन की। ये उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहता है कि बंदा कैसा दिख रहा है। तो उसके बाद रैंडी ओटन आके कहते हैं कि भाई बहुत कुछ हो गया जब से मैं गया, और वो जॉन सीना के बारे में बात करते हैं। जैसे ही उन्होंने जॉन सीना का नेम ड्रॉप किया, क्राउड ने लिटरली वहां पर बूज किए हैं। वैसे जॉन सीना रहे तो बेफेस अपने पूरे करियर में, लेकिन ये कुछ नया नहीं है कि जॉन सीना के नेम के बाद बूज हुई हो, क्योंकि उनको बेफेस रहने का आपको पता है तब के टाइम में काफी मामला कंट्रोवर्शियल सही रहता था। और वो यहाँ पे एक लाइन बोलते हैं, कहते हैं कि जॉन सीना हमेशा से ही टॉप पर रहा है, लेकिन नाउ ही इज जस्ट अ बॉटम, रॉक बॉटम फॉर द रॉक, ऐसा करके वो बोलते हैं कि रॉक बॉटम का जो नया मतलब है अब वो बन चुका है। लेकिन उनका फोकस जॉन सीना बिल्कुल भी नहीं थे। वो बात करते हैं जॉन सीना के साथ साथ केविन ओवेंस के बारे में, कहते हैं कि देखो मेरे में और जॉन सीना में बहुत कुछ कॉमन है, वो कुछ मेरे उन लोगों में से है जिसके साथ मेरी दोस्ती है, और कॉमन तो मेरी चीजें केविन ओवेंस के साथ में भी है, क्योंकि हम दोनों जो है बहुत सारी वाइल्ड चीजें करते हैं। एज अ रेसलर मैं केविन ओवेंस की रिस्पेक्ट करता हूँ और उसे एडमायर करता हूँ। और ये जो रैंडी ओटन का प्रोमो है ना, इसके अंदर आपको उनका जो पैशन है वो साफ साफ दिख जाएगा कि कैसे वो काफी ज्यादा खुश हैं। जैसे सीएम पंक जैसा बंदा नहीं है कि उसका एक मैच अच्छा चला जाए तो उसके बाद अगले ही शो में वो ऐसे आता है कि जैसे कि भाई सारी दुनिया उसके कदमों में, वैसे ही आपको रैंडी ओटन का प्रोमो भी लगेगा। मजा आएगा इसको पूरा सुनने में। वो कहते हैं कि केविन ओवेंस को एज रेसलर तो मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन भाई एज अ मैन मुझे उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है। उसके अंदर जेलेसी कितनी ज्यादा भरी हुई है। कोडी रोड्स का करियर उसने खत्म करने की कोशिश करी, क्योंकि उसके जो वेस्ट है उसके अराउंड गोल्ड है। सैमी जेन को उसने खत्म करने की कोशिश करी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि सैमी जेन मेरे से बड़ा सुपरस्टार बन रहा है, तो अलायंस काफी अच्छी वो लेके आए थे। कहते हैं कि केविन ओवेंस मेरा पहले दोस्त था, लेकिन उसने मेरे ऊपर इलीगल मूव किया जो कि अब लगाया भी नहीं जाता। और वो जेलस क्यों है? केविन ओवेंस, तूने कितना कुछ तो अचीव किया है, तूने टाइटल जीता है, तूने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, एक नहीं बल्कि 2 बार स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ, और वो एक जो उनको टैग टीम मैच मिला था सैमी जेन के अगेंस्ट में। कहते हैं कि मैंने जब आरकेओ लगाया ना केविन ओवेंस को, तो यूजुअली मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, लेकिन उस समय मैंने अपने दिमाग के अंदर उन वॉइसेस को सुनना शुरू किया, और यहां से रैंडी ओटन फिर आ रहे थे कि वो पंट किक किसी ने उनको मारने के लिए गए थे, लेकिन ऑब्वियसली वो लगी नहीं थी तब। इसका मतलब क्या ऐसा स्टोरी में लग रहा है कि पंट किक तो लगने वाली है। फिर रैंडी ओटन कहते हैं मैं ये बात प्रूव कर दूंगा कि जो पैट मैकेफी है वो सेकंड ग्रेटेस्ट पंटर है। यानी इससे तो ये चीज क्लियर है अभी केविन ओवेंस के जो दिन है वो बहुत ज्यादा बिगड़ने वाले हैं, बुरे होने वाले हैं। और अगर केविन ओवेंस और ये रैंडी ओटन की फ्यूड ऑब्वियसली अभी रेसलमेनिया तक जारी है, इसमें स्टिपुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनका ये जो एक्सट्रीम नेचर है रिंग के अंदर उसको काफी अच्छी तरीके से सूट करेगा। और सही में रैंडी ओटन को देख के बहुत अच्छा लगा। आप कह सकते हो कि यार अगेन वही केविन ओवेंस कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं, तो ऐसा फील हो सकता है कि शायद ये उतना बड़ा मैच उनके लिए नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यू और भी बड़ी चीजें कर सकती थी, बट आई थिंक वो स्टोरी के हिसाब से परफेक्ट सेंस तो बन रहा है। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू यहां से कंसिस्टेंट रैंडी ओटन को टॉप पे लेके जाने वाली है, तो आई थिंक ये स्टार्ट तो देखो अच्छा हो सकता है अगर रेसलमेनिया के अराउंड उनके पास जो है मोमेंटम आ जाता है। तो फिर इस हिसाब से 2025 के एंड तक हमको एक डिफरेंट रैंडी ओटन देख सकता है। मैंने तो इस सेगमेंट को पूरा एंजॉय किया। इसके बाद शो पर टिफिनी स्ट्रैटन पाइपर निवन का मैच था। चैंपियन होने के नाते टिफिनी स्ट्रैटन के लिए मैच जीतना बहुत ज्यादा आसान था। मैच वो जीत जाती है। मैच के बाद शार्लेट फ्लेयर ने आके उनके ऊपर जो अटैक कर दिया, अपने सबमिशन होल्ड में फंसा दिया, और बाद में शार्लेट से पूछा भी तुमने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला मैंने तो उसको वार्न किया ही था। बी फैब भी आ जाती है, और अभी क्योंकि यूरोप के टूर पे जा रहे हैं तो यहाँ से फिर जो मैच है शार्लेट फ्लेयर और बी फैब के बीच में वो भी ऑफिशियल हो गया। और क्लियर तरीके से शार्लेट फ्लेयर को यहाँ पे हील दिखाया जा रहा है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि शार्लेट फ्लेयर का रॉयल रंबल जीतना एज बेबी फेस वो वैसे भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, तो अब क्यों ना जैसा फैंस को चाहिए वैसा ही दिखा देते हैं। इसके बाद शो पर ओ भाई क्या था ये,
वाइट बोर्ड पे बैक स्टेज से निकोल्डिस होते हैं और वो लिटरली ऐसे डिटेक्टिव नहीं होता जैसे मूवीज के अंदर दिखाते हैं कि कोई बंदा अपना जो प्लान है उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, बिल्कुल वैसे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे इधर कोई टीम है, इसने इसके साथ ये किया, इसने इसके साथ इतना कुछ करने के मेरा जीरो इंटरेस्ट है भाई इस चीज के ऊपर। ही टैग टीम डिवीजन में जो कर रहे हैं, प्रीटी डेडली क्या कर रही है, एमसीएमजी क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रीट प्रॉफिट पता नहीं भाई क्या है ये। अब इन्होंने कुछ तो कर दिया कि नंबर 1 कंटेंडर बनाएंगे, नेक्स्ट फिर मैच करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। निकोल्डिस को भी पूरा आना पड़ा अच्छा है समझाने के, लेकिन मैं तो भाई इसमें अब देखो भाई फर्क ये है ना कि लाइव उठ के शो देखोगे तो भले ही आपको अभी तो लगेगा अरे भाई क्या मतलब क्या ये ठीक है निकालो, जब लाइव उठ के देखते हो तो वो एक एक सेकंड फिर निकाल पाना मुश्किल होता है। इसलिए लाइव शो देखने में और उसके बाद ऐसे छोटे से हाईलाइट्स के अंदर रील के अंदर देखने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लाइव देखोगे तो शो बुरा होगा तो बुरा ही लगेगा, ज्यादा ही लगेगा, और अच्छा होगा तो ज्यादा ही अच्छा लगेगा। ये आपने आई थिंक एक्सपीरियंस किया होगा जब आप सुबह उठ के लाइव देखते होगे। इसके बाद मैच ये करते हैं प्रीटी डेडली अपनी डर्टी टैक्टिक्स के साथ जो है वो जीत ही जाते हैं और ठीक है पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता भाई क्या चलता है यहाँ पे। इसके बाद शो पर आता है ऐसा सेगमेंट जो कि मेरा भी भाई देखो उन लोगों का जवाब है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं विमेंस डिवीजन को इग्नोर ही कर देता हूं, कितने टाइम के बाद मुझे पहली बार ऐसा लगा कि विमेंस डिवीजन में कुछ तो हो रहा है, इसके अंदर चैंपियनशिप इन्वॉल्व नहीं है उसके बावजूद भी। तो भाई देखो क्या होता है, बियांका बेलेयर आती हैं और वो सिंपली आके बताती हैं कि मैं जीत चुकी हूँ चेम्बर, तो मेरा फोकस होना चाहिए था रेसलमेनिया के ऊपर, लेकिन जो ये सब कुछ चल रहा है ना मैं अपना फोकस जो है वो कर नहीं पा रही। ऑब्वियसली वो जेड कारगिल के अटैक के बारे में बात कर रही थी। कहती है कि नेओमी मुझे पता है तू बैक स्टेज है, चल निकल के आ जा। नेओमी से वो सवाल पूछते कि बता तूने किया या नहीं किया, तो नेओमी बातों को घुमाने की कोशिश कर रही है। तो बियांका बेलेयर ने पूछा भाई यस और नो में आंसर दे, तो वो बोलती हैं आई डिड इट, और उसके बाद जो है दोनों ने रोना शुरू कर दिया। थोड़ा सा सेगमेंट के अंदर आपको चीखम चिल्ली बहुत ज्यादा लगेगी, और भाई मैं तो अपनी जिंदगी में एक ही की चीखम चिल्ली जो है वो सुन सकता हूं, तो ये आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है फिर सेगमेंट, लेकिन ठीक है मतलब जो स्टोरी टेलिंग है वो तो यहाँ पे बढ़िया हो रही थी। उसके बाद जब उन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया तो बियांका ब्लेयर के तो भाई रोने धोने निकल गए बहुत ज्यादा। उसके बाद वो वहां से जो है जाने लगती है, जेड कारगिल भी आती है, और इस बार बियांका ब्लेयर ने रोका भी नहीं जेड कारगिल को, बुरी तरीके से नेओमी को रिंग के बीचों बीच जेड कारगिल ने फोड़ दिया है। और अभी शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसमें और ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाएं, अगर बियांका ब्लेयर का भी कुछ ऐसा एंगल हो कि वो भी शुरू से जेड कारगिल के अगेंस्ट थी, शायद ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि इवेंचुअली एक जो बहुत बड़ा मैच है वो जेड कारगिल वर्सेस बियांका ब्लेयर का है। तो इस वाली स्टोरी में तो डेफिनेटली अब मैं इन्वेस्टेड हूं। और देखो विमेंस डिवीजन की है, लेकिन अच्छा काम करोगे तो वहां पे अप्रिशिएट करना बनता भी है। हाँ थोड़ी सी वो चीखम चिल्ली उनके रोने धोने की आवाज वो आपके कानों में चुभ सकती है, उसके अलावा तो देखो सब कुछ यहाँ पे बढ़िया ही था। इसके बाद शो पर मैच आता है सोलो सिकोवा का ब्रॉन स्ट्रोमन के अगेंस्ट, और भाई तुमने क्या बना दिया है क्या कर दिया तुमने सोलो सिकोवा को, क्या हो गया? मैं तो मेरी तो समझ के ही बाहर है कि इतने सालों से भाई तुम WWE कंपनी को चला रहे हो, इतना तुम्हें सालों से मतलब अब चला तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत पुराना है, ऐसा कर कैसे सकते हो कि एक टाइम मतलब ये तो वही है कि यार ये मतलब इससे पता चलता है कि मोमेंटम का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सुपरस्टार की पास्ट परफॉर्मेंस का उससे कोई मतलब ही नहीं है। जब जिसको चाहो सड़क से उठा के स्टार बना दो, और जब उसको चाहो तो भाई अर्श से तुम फर्श पे पटक दो, फर्श से तुम अर्श पे लेके चले जाओ। ये मुझे लगा, ये नहीं कह रहा मैं सोलो सिकोवा मैच जीते या हारे क्या हुआ उस वो तो डिस्कशन ही नहीं है यहाँ पे। जिस फैशन में सोलो सिकोवा को दिखा रहे हैं, वो ब्रॉन स्ट्रोमन की एक्सप्रेस चल रही है तो एक बार वो लगती है, एक बार जो सोलो सिकोवा है उन्होंने ही उनको जो है फोड़ दिया वहां पे जाके। ब्रॉन स्ट्रोमन ने पावर स्लैम भी लगा दिया, लेकिन टामा टोंगा यहाँ पे आ जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन से जो मैच है वो एंड हो गया। ऑब्वियसली मैच का कोई रिजल्ट नहीं था, लेकिन फिर ब्रॉन स्ट्रोमन और जेकब फार्टू के ऊपर सारा फोकस है, क्योंकि जेकब फार्टू आते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन आते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। जिस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमन बार बार जेकब फार्टू को गिराते हैं, वो बंदा खड़ा हो जाता है, उसके बाद ये चले जाते हैं उधर क्राउड के आसपास, और वहां से एक तगड़ा वाला चोक स्लैम भी मारा ब्रॉन स्ट्रोमन ने, लेकिन उसके बाद भी जेकब फार्टू खड़े हो गए। अब देखो जेकब फार्टू में इंटरेस्ट है क्योंकि वो बंदे को दिखा रहे हैं वैसा। अब सोचो जैसे ही जेकब फार्टू की कोई मेजर फ्यूड खत्म हो, अचानक से वो अकीरा टोजावा बन जाए तो कैसा फील होगा तुम्हें। तो वैसे ही देखो सोलो सिकोवा के लिए भी है। मुझे नहीं पता कि अगर ऐसा ही करना होता है तो फिर हम किसी सुपरस्टार में ऐसा दिमाग अपना ध्यान लगाए क्यों, क्योंकि मोमेंटम तो सोलो सिकोवा के पास है नहीं, और ये तब है जब हम मार्च के महीने में और ये रोड टू रेसलमेनिया अपने बिल्कुल हॉट बिल्कुल पीक पे चल रहा होता है। तो पता नहीं किसके पास एक्सप्लेनेशन है इस चीज का, तो मुझे बता सकता है, क्योंकि मेरे समझ से तो भाई ये पूरी तरीके से बाहर है। इसके बाद चेल्सी ग्रीन और मिचिन का भी मैच था, और ये मैच से पहले चेल्सी ग्रीन को प्रॉब्लम हो रही थी कि पाइपर नेवन को पहले ही फोड़ दिया था ना, क्योंकि टिफिनी स्ट्रैटन ने। तो मैच करते कैंडो स्टिक थोड़ा ये स्ट्रीट फाइट वाली जो है इस मैच में आपको पूरी फील मिल जाएगी, क्योंकि मैच भी वही था। अब मैच में आके जो है बी फैब ने अटैक कर दिया, लेकिन एल्बा फायर यहाँ पे आ जाती है, जो कि ऐसा लग रहा है कि नया उन्होंने अपना बंदा या बंदी ढूंढ ली है, क्योंकि पाइपर नेवन से शायद वो काम नहीं हो रहा, और फिर चेल्सी ग्रीन वाला मैच भी फिर जो है एंड में जाके जीत जाती है। तो ऐसा करके इन्होंने अभी दिखा दिया। चेल्सी ग्रीन अगर मैं बोलूंगा यूएस टाइटल जीतने
जीतने से पहले काफ़ी एंटरटेनिंग थी, लेकिन आज वो बैक स्टेज वालों का सेगमेंट पाइपर नेवन का जो वो कह रही होती है कि चल चल मेरे साथ चल, मेरी मदद कर, वो फिर भी मैं कह सकता हूँ कि हाउस में थोड़ा देखने में उसको मज़ा सा आ गया मुझे। इसके बाद हमको बैक स्टेज से भी रैंडी ओटन देखते हैं, मेलो डोंट मिस ये वाला कुछ तो अपना एपिसोड प्रीमियर वो करना चाहते हैं। रैंडी ओटन ने आज का क्या बोला, फोर्टनाइट तो बच्चे खेलते हैं, एल्डन क्या नाम है उस गेम का पता नहीं, काफ़ी पॉपुलर गेम है वो, तो उसको लेके भी एक जोक सा उन्होंने क्रैक कर दिया जो कि बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा, किसी को ऑफेंड कर गया। निक ऑल्डिस ने अब अगले हफ्ते के लिए कार्मेलो और रैंडी ओटन का भी जो मैच है उसको ऑफिशियल कर दिया। और मुझे एक बात बताओ जरा, रैंडी ओटन की उम्र रोमन रेंज से ज़्यादा है, तो सोचो अगर आप ये कहते हो कि एज एक फैक्टर है तो ऐसे नहीं तो वैसे नहीं, तो भाई फिर कैसे कैसे है वो आप सारी चीज़ों को समझने के लिए समझदार ही हो। इसके बाद हमको शो पर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जिमी ऊसो का मैच भी देखता हूँ। भाई मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, ड्रू मैकिंटायर ने सबसे पहले तो अपना जो अटैक है ना उसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि मेरी रोड टू रेसलमेनिया पता नहीं कहाँ है। मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि अभी इस समय किसी एक सुपरस्टार जिसको स्क्रीन पर देखकर मैं सबसे ज़्यादा एंटरटेन होता हूँ वो नाम ड्रू मैकिंटायर है। दिस इज नॉट द केस एनी मोर, क्योंकि फिर से वही सोलो सिकोआ वाली कहानी यहाँ पे रिपीट होती है। अभी तुम ड्रू मैकिंटायर को क्या कर रहे हो भाई, वो बंदे को तुम्हें कितनी बड़ी फ्यूड के अंदर डालना चाहिए। अगर ऐसा दिखाओगे तो ये थोड़ी है भाई मैं किसी सुपरस्टार को पसंद कर रहा हूँ तो भाई वो कुछ भी करे, वहां मुजरा करे, मैं उसे देखूंगा। भाई वैसा नहीं है, क्योंकि वो स्टोरी लाइन की वजह से ही सुपरस्टार को देखने में मजा आता है कि अब उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। यहाँ पे जिमी ऊसो को ना कोई बचाने आता है, कौन सी ब्लड लाइन है, क्या ब्लड लाइन एग्जिस्ट करती भी है नहीं, या फिर उस चैप्टर को क्लोज करके आगे बढ़ जाएगी। सारे सुपरस्टार तो अपना अलग अलग ही चल रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर ने ऑब्वियसली मैच तो ये जीत लिया। अगेन फिर जिमी ऊसो के लिए भी आपको फील होता है कि बंदा बार बार मैच होता है हारने के लिए। मेरे को तो मैच में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आया भाई, क्या कर रहे हो तुम। उसके बाद डेमन प्रीस्ट ने आके अटैक कर दिया। भाई अब तो शायद फिर यही लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर और डेमन प्रीस्ट ही जा रहे हैं रेसलमेनिया के लिए। अगेन यहाँ पे बात वही है कि फिर भी अगर तुम स्टोरी अच्छी दिखा दोगे तो शायद हाँ कह सकते हैं मामला, लेकिन जहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ मिक्स में हो सकते हैं ड्रू मैकिंटायर, जैसे कि क्या पता सीएम पंक, क्या पता सेथ रॉलिंस, क्या पता रोमन रेंस, कहीं ना कहीं वो मेन इवेंट के अराउंड ही बुक होंगे। लेकिन वैसा तो अब सीन कुछ लग नहीं रहा, तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो देखो हो जाती है। बाकी आज हमको शो पर एक टाइटल चेंज भी दिख गया है, यहाँ पे भी मेरी समस्या है। अब देखो एले नाइट और ये जो नाकामुरा इनका मैच था, पहले नाकामुरा के पास आई थिंक 100 दिनों के आसपास तक ये टाइटल रहा है, इतना तो आई थिंक टाइम हो गई 3 महीने के आसपास का। तो एले नाइट से वो टाइटल लिया तो नाकामुरा को दिया, तो नाकामुरा का कैरेक्टर उन्होंने थोड़ा तगड़ा दिखा दिया, एंट्रेंस बढ़िया है, लेकिन फिर भी वो किसी बहुत बड़ी चीज की तरफ जाने से पहले ही वो जो टाइटल है उनके पास से लुट चुका है। और अगर वो टाइटल लुटना ही था तो फिर वो एले नाइट के पास से गया ही क्यों। अब आगे एले नाइट इसको कैसे लेके जाने वाले हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक वो रेड मिस्ट वाला मूवमेंट मुझे सही सा लगा इस मैच में, जो कि रेफरी को लग जाता है, और उसके बाद बीएफटी स्टील चेयर के ऊपर ही मार के एले नाइट ने यहाँ पे जो चैंपियनशिप है उसको दोबारा से रिक्लेम कर लिया है। तो पता नहीं, ये भी मुझे डायरेक्शन लेस ही लग रहा है, पता नहीं किस तरीके से। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास अगर दिन के 100 टास्क हैं तो जो एक इंपॉर्टेंट टास्क है उसके ऊपर सारी इतनी नजरें मार देंगे कि बाकी के वो 99 टास्क जिसकी वजह से पूरा शो स्ट्रक्चर होता है, फिर उसको लगाने के लिए जो दिमाग की कैपेसिटी है वो बचती नहीं है, और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का जो शो है वो देखने को मिल जाता है। अब ये वैसे तो शो का मेन इवेंट नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्योंकि और भी चीजें, तो मैंने इसको अपनी वीडियो के तो देखो मेन इवेंट में रखा है। तो कोडी रोड्स आज आके जो है एड्रेस करने वाले थे पूरी सिचुएशन जो उनके साथ हुआ है एलिमिनेशन चेंबर में। जिस तरीके के कोडी रोड्स दिख रहे थे भाई, ब्लैक आई होना अलग होता है, लेकिन आंख ऐसा लगा है कि बंदे की आंख बाल बाल बची है, कुछ ऐसा आपको कोडी रोड्स को देख के लगेगा। हालत कोडी रोड्स की थोड़ी सी खराब ही है, बंदे का जो आप देखोगे कि ऐसा थोड़ा सा डाउन सा वो फील हो रहा है। हालांकि अपनी एंट्रेंस पर वो जो सारे पटाखे पुटुके जो स्वैग है वो माहौल तो वैसा ही बना था, लेकिन कोडी रोड्स का चेहरा उतना ज्यादा उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके साथ वो जो हुआ है। अब कोडी रोड्स आते हैं और सीना सक्स के यहाँ पर चैंट लग रहे थे पहली बात तो वो सुनना भी अगेन थोड़ा से कानों को सुकून और शांति देता है कि अरे वो वाला टाइम आ चुका है, लेट्स गो सीना सीना सक्स। लेकिन लेट्स गो सीना यहाँ पर कोई नहीं बोल रहा था, ऑब्वियसली बोलेगा भी नहीं। तो आके कोडी रोड्स बोलते हैं कि अपनी बेटी की वो बात कर रहे थे कि मेरे से पूछते थे यार कि क्या हुआ ये, तो मैं क्या ही बोलता, जॉन सीना तो सबका ही हीरो है, लेकिन शायद एक दिन मैं उसको बताऊंगा कि असली में हुआ क्या था। मैं तो यही बोल रहा कि मैं दीवार पे जाकर टकरा गया। और देखा जाए तो बात पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि ये जो दीवार है वो डिजाइन की गई थी फाइनल बॉस की तरफ से, जहां पर ट्रेविस स्कॉट भी जुड़ा हुआ था और साथ में जुड़ा हुआ है जॉन सीना, जिसको मैं फेस करने वाला हूं रेसलमेनिया 41 में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि जॉन सीना नेवर गिव अप कहता रहा, लेकिन उसने गिव अप कर दिया। हम सब जानना चाहते हैं जॉन सीना तुमने ऐसा क्यों किया। और इसके साथ वो खुद ही ऐड करके बोलते जो ये हरकत की है ना
इसका जस्टिफिकेशन तो देखो कुछ भी नहीं है। और उस मोमेंट पे मैं सही में फील कर रहा था कि भाई ओ कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच सही में हो रहा है अब रेसलमेनिया में, क्योंकि वो ग्राफिक देख लिया, चलो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब उसकी स्टोरी शुरू हो चुकी है स्मैकडाउन में, तो अब ऐसा लिटरली फील है कि हाँ भैया यहाँ से अब जो कहानी है, जो जो रोड टू रेसल बोला भी था वैसे मैंने कि अब रोड टू रेसलमेनिया का जो असली मजा है वो आपको यहाँ से फील होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद वो अपनी स्टोरी की बात करते हैं कि लास्ट टाइम मैंने अपना मैच जीता था, तो मुझे याद है जॉन सीना ने मुझे क्या बोला था, उसने इस बेल्ट के बारे में मुझे बोला था, जो कि तब तक कोडी रोड्स ने नीचे रखी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो उठाते हैं, कहते हैं इट गेट्स हैवियर एवरी डे। यानी ये मुझे जॉन सीना ने बोला था कि भाई इसका जो वजन है, यानी कि वो कहना चाह रहे थे कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन जॉन सीना में बता देता हूं कि अब ये इतनी ज्यादा भारी तो नहीं हुई है। और वो जॉन सीना की लाइन ड्रॉप करने के साथ ही अपने प्रोमो को खत्म करते हैं, कहते हैं जॉन सीना यू वांट सम कम गेट सम। और ये वो लाइन है जो कि जॉन सीना तब बोला करते थे जब उनके पास चैंपियनशिप थी और वो सामने लोगों को बुलाते थे कि भैया दम है तो ये टाइटल मेरे से लेके चले जाओ। और इसके साथ साथ ये तो सेगमेंट था, एक भाई खतरनाक चीज मेल्जर चिचा की तरफ से भी आई है और उन्होंने ये बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यू का ओरिजिनल प्लान एलिमिनेशन चेंबर के लिए कुछ डिफरेंट था, कुछ नहीं बहुत डिफरेंट था। उन्होंने ये बोला कि आइडिया था कोडी रोड्स का हील टर्न करने का, यानी कि वो ज्वाइन करते द रॉक और स्टोरी होती कोडी रोड्स एज हील और जॉन सीना एज बेबी फेस। और हमने इसको डिस्कस भी किया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू दोनों तरीके से इसको कर सकती है, बट चांसेस फिर भी मैं बोलूंगा कोडी रोड्स का ही फील हो रहा था कि यार इनकी और रॉक की स्टोरी है तो वो सेल कर देगा अपनी सोल, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिसीजन लिया तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट। तो मेल्जर ने यही बोला कि कोडी रोड्स ने इस ऑफर को मना कर दिया, इस आइडिया को मना कर दिया कि ये शायद अभी कंपनी के लिए भी सही नहीं है, मेरे लिए भी सही नहीं है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू को एक चीज तो करनी थी। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब जो डिसीजन है वो ये बनाते हैं कि जॉन सीना का होगा हील टर्न। और इस तरीके से ये बहुत पहले से प्लान्ड तो नहीं था, ये कुछ ऐसा बोल सकते हो कि लास्ट मिनट में इन्होंने चीजें जो है चेंज करी और फिर इनको लगा कि ये बेस्ट चीज है एलिमिनेशन चेंबर में होने के लिए। और उसके बाद फिर ट्रिपल एच ने बोला कि एक इंडस्ट्री चेंजिंग वीकेंड होगा, जो कि फिर हमने देखा जब रॉक एंड जॉन सीना साथ में आ गए। देखो यार आज की स्मैकडाउन को अगर मैं बताऊं तो मैं इसको 3 स्टार से ज्यादा रेटिंग दे नहीं सकता। बहुत सारी चीजें इधर उधर चल रही हैं और मुझे लगता है कि उन इधर उधर चीजों को सही ट्रैक पे लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, खास करके अब क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का यूरोप वाला टूर है। पता नहीं शायद हो सकता है चैनल पर दूसरी वीडियो भी आ जाए। बाकी आप बताना अपने थॉट्स क्या हैं आपकी स्मैकडाउन को लेके। ये वीडियो तो देखो आपको अच्छी लगनी चाहिए, तो उसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट के लिए। और तब तक फिर भाई लेते रहो जिंदगी के मजे।